हाय बच्चों, जय हिंद। आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ते हैं बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी में हम लोगों को दो चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो पहला चैप्टर है प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और दूसरा चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो हम सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी की बात करेंगे। ये साइंस का एक नया ब्रांच है बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी यह एक मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट होता है। कहने का मतलब बायोटेक्नोलॉजी में कई सब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है। बायोटेक्नोलॉजी की स्टडी करने के लिए कई सब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है। जैसे जैसे जो है फिजिक्स की भी आवश्यकता पड़ेगी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कुछ जियोग्राफिकल साइंस की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो यह एक नए तरह का साइंस है जिसके बारे में हम लोगों को स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो यह प्रोसेस पूरी तरह से जेनेटिक इंजीनियरिंग बेस्ड है। तो यह टेक्नोलॉजी, अगर इस टेक्नोलॉजी की हम बात करें, बायोटेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें, ये आज से हम नहीं स्टडी कर रहे हैं। ये बहुत एंशिएंट टाइम से स्टडी की जा रही है, जिसको हम ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। जैसे अगर हम बात करें अल्कोहल, दारू या शराब, शराब आज से हम नहीं बना रहे हैं। शराब बहुत पहले से ही हम बनाते आ रहे हैं। एंशिएंट टाइम से ही अल्कोहल का प्रोडक्शन करते आ रहे हैं। तो अल्कोहल का प्रोडक्शन एक बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसीजर से होता है। तो इस तरह से एंशिएंट बायोटेक्नोलॉजी जो होता है उसको हम कहते हैं ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी। अभी हम उस पर बाद में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर को ओपन करने की कोशिश करते हैं। तो इस चैप्टर में कुछ साइंटिस्ट का नाम, स्पेशली 3 साइंटिस्ट हैं, है ना। 3 साइंटिस्ट हैं जिनका नाम इंपॉर्टेंट है। तो पहले साइंटिस्ट है हर्बर्ट बॉयर और दूसरे साइंटिस्ट का नाम है स्टैनले कुहन और तीसरे साइंटिस्ट जो है पाल बर्ग और चौथे साइंटिस्ट है कैरी मुलियस। ये विशेष तौर से 4 साइंटिस्ट का नाम यहाँ पे लेते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम ये सीखने की कोशिश करते हैं इन साइंटिस्ट से रिलेटेड बातें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हर्बर्ट बॉयर नाम के साइंटिस्ट का। तो हर्बर्ट बॉयर एक साइंटिस्ट है जिनका बर्थ हुआ था 1936 में। तो इनका बर्थ 1936 में 1936 में हुआ। 1936 में इनका बर्थ हुआ था। फिर 1963 में, कहने का मतलब 1963 ईस्वी में हर्बर्ट बॉयर ग्रेजुएशन किए, मतलब ग्रेजुएट हो गए। और इसके बाद इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया। तो हर्बर्ट बॉयर का ग्रेजुएशन जो कंप्लीट हुआ 1963 में हुआ। तो इन्होंने जो ग्रेजुएशन किया था, तो ग्रेजुएशन इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग से किया था। यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग। तो यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग से इन्होंने अपना ग्रेजुएशन डिग्री कंप्लीट किया। फिर 1966 की हम बात करें तो 1966 में ये वर्क एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर, ये असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए। तो ये कहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर बने? यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर का काम करना शुरू कर दिया। तो जो है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, ये याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट ईयर है 1969। तो 1969 में इन्होंने स्टडी किया कपल ऑफ एंजाइम। एक एंजाइम के ऊपर इन्होंने स्टडी किया। उस एंजाइम का नाम था रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। इन्होंने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के ऊपर स्टडी किया और उस एंजाइम का नाम है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। इन्होंने स्टडी करके बताया कि बैक्टीरिया इकोलाई में यह एंजाइम पाया जाता है। सबसे पहले इन्होंने इस एंजाइम को बैक्टीरिया इकोलाई से एक्सट्रैक्ट किया और देखा कि इस एंजाइम की एबिलिटी है, यह डीएनए को काट देता है। कहने का मतलब ये डीएनए को छोटे छोटे पीस में या छोटे छोटे टुकड़ों की जो है टुकड़ों में तोड़ देता है। कहने का मतलब यह एंजाइम एक कैंची का काम करता है।
कहने का मतलब यह एंजाइम एक मॉलिक्यूलर सीजर का काम करता है, इसलिए इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम मॉलिक्यूलर सीजर के नाम से भी जाना करते हैं। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इज आल्सो कॉल्ड एज द मॉलिक्यूलर सीजर। तो हर्बर्ट बायर ने सबसे पहले इसको इकोलाइज में देखा और देखा कि यह डीएनए को काटने का काम कर रहा है। एंजाइम हैविंग द कैपेबिलिटी ऑफ कटिंग द डीएनए एट स्पेसिफिक पोजीशन। तो इस एंजाइम की क्षमता होती है कि ये डीएनए को एक स्पेसिफिक पोजीशन से ही काटता है और एक स्पेसिफिक पोजीशन से काटने के बाद डीएनए में स्टिकी एंड बनाता है और ब्लंट एंड बनाता है। अब यहां बात आती है स्टिकी एंड क्या है और दूसरा ब्लंट एंड क्या है। हम इस पे अलग से बात करेंगे, स्टिकी एंड क्या होगा और ब्लंट एंड क्या होगा। सिंपली हम कह सकते हैं डीएनए के कटने के बाद जब डीएनए के एंड पर अनपेयर्ड बेस हो, मतलब अनपेयर्ड का मतलब एंड पर केवल एक बेस हो, तो ऐसे एंड को हम कहते हैं स्टिकी एंड। और स्टिकी एंड बनाने वाले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अलग अलग हो सकते हैं। दूसरा ब्लंट एंड होता है, तो ब्लंट एंड हम क्या किसे कहेंगे, डीएनए कटने के बाद जो एंड बनता है अगर उस एंड पर दो बेसेस हो, कहने का मतलब पेयर्ड बेसेस हो, तो ऐसे एंड को हम कहते हैं ब्लंट एंड। मतलब अगर एक बेस होगा तो स्टिकी एंड, अगर दो बेस होगा कटने के बाद तो ब्लंट एंड होगा। तो आगे चल करके हम सीखने वाले हैं कि स्टिकी एंड किसे कहते हैं और ब्लंट एंड किसे कहते हैं। दोनों एंड को बनाने वाले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अलग अलग होते हैं। अगर हम इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की बात करें तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दो तरह के हो सकते हैं। एक एक्सोन्यूक्लिएज हो सकता है, एक एक्सोन्यूक्लिएज हो सकता है और दूसरा एंडोन्यूक्लिएज हो सकता है। तो कहने का मतलब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दो तरह के हो सकते हैं, एक्सोन्यूक्लिएज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और एंडोन्यूक्लिएज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। या आप ऐसे कह ले रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम और रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लिएज एंजाइम। अच्छा, रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लिएज की अगर हम बात करें, ये डीएनए को क्रम से काटता है और बाहर से काटता है। जैसे मान लेते हैं ये डीएनए है, तो डीएनए की कटिंग ना सीरीज से करता है। जैसे ये एक एंड से करता है, जैसे ये डीएनए है, डीएनए का यह एंड 3' एंड है और यह 5' एंड है। तो यह एंजाइम या तो 3' एंड से कट करेगा या तो 5' एंड से, लेकिन सीरीज से काटेगा। पहले यहां से कटा, फिर यहां से काटा, फिर यहां से काटा, फिर यहां से काटा। इस तरह से एक सीरीज वाइज कटिंग करता है। तो रेस्ट्रिक्शन एंड एक्सोन्यूक्लिएज एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसीजर में यूज बहुत कम होता है। इसका इंपॉर्टेंस बायोटेक्नोलॉजी में ज्यादा नहीं है। लेकिन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज की अगर हम बात करें तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज डीएनए पर प्रेजेंट पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पर एक्ट करता है। मतलब डीएनए पर प्रेजेंट जहां पर पैलिंड्रोम्स मिलेगा वहीं पर यह डीएनए को काटेगा और एक स्पेसिफिक पोजीशन पे ही काटेगा। और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेस या प्रोसीजर में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जब से इस एंजाइम की डिस्कवरी हुई है तब से बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में बहुत सारे डिस्कवरीज हुए हैं। तो यह बायोटेक्नोलॉजी के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी था, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम। तो अब हम बात करते हैं दूसरे साइंटिस्ट की जिनका नाम है स्टैनले कुहन। हम लोग बात करेंगे स्टैनले कुहन। तो स्टैनले कुहन यह स्टैनफोर्ड के साइंटिस्ट थे। ही इज द स्टैनफोर्ड साइंटिस्ट और इन्होंने प्लाज्मिड पर काम किया था। प्लाज्मिड एक प्लाज्मिड, तो प्लाज्मिड को हम कहते हैं दिस इज द वेक्टर। तो प्लाज्मिड यूज्ड एज ए वेक्टर। वेक्टर का मतलब होता है व्हीकल। व्हीकल मतलब साधन। जैसे आप कहते हो वैन या गाड़ी के ऊपर आप बैठ करके एक जगह से दूसरे जगह पर चले जाते हो। तो उसी तरह से जो है प्लाज्मिड एक वेक्टर का काम करता है, मतलब व्हीकल का काम करता है। इन्होंने वेक्टर पर काम किया था, कहने मतलब प्लाज्मिड पर काम किया था। इन्होंने प्लाज्मिड को बैक्टीरिया में देखा था। तो प्लाज्मिड इज द फ्रीली फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरिया। तो साइटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरिया,
तो ध्यान दीजिएगा, प्लाज्मिड कोई स्पेशल चीज नहीं है। बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल का जो जीनोम होता है, जीनोम का जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट होता है, वही प्लाज्मिड होता है। तो प्लाज्मिड डीएनए का एक छोटा सा हिस्सा होता है जो कि प्रोकैरियोटिक सेल से बनाया जाता है। तो हम याद रखेंगे, प्लाज्मिड वेक्टर केवल और केवल प्रोकैरियोटिक डीएनए से ही बनाया जाता है, या प्रोकैरियोटिक डीएनए के ही एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट को ही हम प्लाज्मिड के नाम से जानते हैं। तो प्लाज्मिड को डिफाइन कर सकते हैं, दिस इज द फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए, या आप कह सकते हैं दिस इज द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट ऑफ बैक्टीरियल जीनोम। तो याद रखेंगे, यूकैरियोटिक डीएनए से प्लाज्मिड को नहीं बनाया जा सकता है। तो इस प्लाज्मिड का यूज हम लोग करते हैं जीन को ट्रांसफर करने में। तो प्लाज्मिड के ऊपर ही या प्लाज्मिड से ही जीन को अटैच करवा करके दूसरे सेल में हम या होस्ट सेल में हम ट्रांसफर करते हैं। तो प्लाज्मिड रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली, कहने का मतलब ये प्लाज्मिड में एबिलिटी होती है, इसकी अपनी क्षमता होती है, ये सेल्फ रेप्लिकेशन कर सकता है। कहने का मतलब यह डीएनए का वह पार्ट है जो सेल्फ रेप्लिकेट कर जाता है, मतलब अपने आप से ही रेप्लिकेशन शुरू कर देता है, किसी का यह इंतजार नहीं करता है या किसी का ये आदेश का वेट नहीं करता है, यह स्वयं से रेप्लिकेट करता है। तो कह सकते हैं रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली। तो प्लाज्मिड रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली, ये सब बातें स्टैनले कुहन नाम के ही साइंटिस्ट ने बताया था। आगे जो है स्टैनले कुहन ने एक टेक्नोलॉजी, एक मेथड को डेवलप किया, है ना। स्टैनले कुहन ने एक मेथड को डेवलप किया और उस मेथड के सहायता से किसी सेल से, किसी बैक्टीरिया के सेल से प्लाज्मिड को हम आसानी से रिमूव कर सकें, और रिमूव किए हुए प्लाज्मिड के ऊपर जीन को रख करके या ऐड करके उसको होस्ट सेल में आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं। ऐसे मेथड को स्टैनले कुहन ने डेवलप किया। तो डेवलप्ड ए मेथड, किस लिए मेथड डेवलप किया? रिमूविंग एंड इंसर्टिंग ऑफ द प्लाज्मिड, रिमूविंग एंड इंसर्टिंग ऑफ द प्लाज्मिड इन सेल या फ्रॉम सेल से बाहर निकालना और दूसरे होस्ट सेल में इंसर्ट करना, यह टेक्नोलॉजी डेवलप किया था स्टैनले कुहन ने। स्टैनले कुहन ने फर्स्ट टाइम जब प्लाज्मिड वेक्टर के माध्यम से जीन को ट्रांसफर किया बैक्टीरिया ई कोलाई में, लेकिन पहला जो जीन ट्रांसफर किया वो सक्सेस नहीं रहा। सक्सेसफुल जीन ट्रांसफर स्टैनले कुहन नहीं कर पाए। अच्छा, अब हम तीसरे साइंटिस्ट की बात करते हैं जिनका नाम है पॉल बर्ग। पॉल बर्ग की अगर हम बात करें तो पॉल बर्ग ये भी एक साइंटिस्ट है, इन्हीं को कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। पॉल बर्ग इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। अगर हम इस पॉल बर्ग की बात करें तो पॉल बर्ग को हम कहते हैं फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो फर्स्ट टाइम इन्होंने ही फर्स्ट सक्सेसफुल जीन ट्रांसफर किया था। फर्स्ट सक्सेसफुल जीन ट्रांसफर इनटू द होस्ट सेल किसने किया? पॉल बर्ग नाम के साइंटिस्ट ने। पॉल बर्ग ने जो होस्ट सेल यूज किया था वो ई कोलाई को यूज किया। इन्होंने जो है एक वेक्टर को लिया, वह वेक्टर था SV40 और इस वेक्टर का नाम है सिमियन वायरस 40। इसी के ऊपर जीन को ऐड करके और ई कोलाई में ट्रांसफर किया, और जब इन्होंने ट्रांसफर किया जीन आराम से ट्रांसफर भी हो गया। तो फर्स्ट सक्सेसफुल जीन ट्रांसफर पॉल बर्ग ने किया, इसलिए पॉल बर्ग को कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ टर्म। इस चैप्टर में हम कुछ स्पेशल टर्म यूज करेंगे, जैसे कि वेक्टर। जैसा कि आप जानते हो वेक्टर का मतलब होता है व्हीकल, तो आप सीधी सी बात कर सकते हो व्हीकल। तो दूसरा टर्म हम बार बार यूज होगा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, इसको हम मॉलिक्यूलर सीजर के नाम से जानते हैं, यह एक एंजाइम है। तीसरा टर्म यूज होगा प्लाज्मिड, ये प्रोकैरियोटिक सेल से बनाया जा सकता है, प्रोकैरियोट से।
ये प्रोकैरियोट से बनाया जाता है, तो जिसका नाम है प्लाज्मिड, इसको भी हम यूज करेंगे। नेक्स्ट टर्म हम यूज करेंगे होस्ट सेल या होस्ट सेल। होस्ट सेल क्या होता है? जिस सेल के अंदर हम जीन को ट्रांसफर करते हैं उसको होस्ट सेल कहा जाएगा। जिस सेल के अंदर हम जीन को ट्रांसफर करेंगे उस सेल को हम कहेंगे होस्ट सेल। जैसे अगर हम मच्छर की बात करें, मच्छर आपका खून चूसता है। मच्छर में कौन चूसता है? फीमेल मच्छर, मतलब जो मच्छरनी होती है वो आपका ब्लड चूसती है। तो आप ब्लड क्यों चूसती है? क्योंकि ब्लड उसका फूड होता है। जो है आपके ब्लड में जो प्रोटीन होता है उसी प्रोटीन के सहायता से उसमें रिप्रोडक्शन होता है। तो मच्छरनी आपके ब्लड को चूसती है। तो मच्छरनी के लिए आप क्या बन गए? आप होस्ट बन गए। तो इस तरह से जिस सेल में जीन को ट्रांसफर करते हैं उसको हम कहते हैं होस्ट सेल। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोब्स की। प्रोब्स होता है चेकर। नेक्स्ट हम एक टेक्नोलॉजी की बात करेंगे जिसका नाम है पीसीआर। तो पीसीआर बार बार यूज होगा। ये कुछ स्पेशल टर्म है इस चैप्टर से रिलेटेड। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट कुछ टर्म है, जैसे EFB, इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना होगा। तो EFB का पूरा नाम होता है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, दैट इज द EFB। ये एक संस्था है जिसने बायोटेक्नोलॉजी के डेफिनेशन को बनाया। नेक्स्ट है CCMB, इसका फुल फॉर्म है सेंटर ऑफ सेल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेंटर ऑफ सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। नेक्स्ट टर्म है पीसीआर। पीसीआर का फुल फॉर्म है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर का फुल फॉर्म है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। नेक्स्ट टर्म है RDT। RDT का फुल फॉर्म होता है रिकॉम्बिनेंट। R मतलब रिकॉम्बिनेंट, RDT रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। दैट इज द RDT। नेक्स्ट टर्म है VNTR। तो इसका फुल फॉर्म है वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। तो वेरिएबल, V मतलब वेरिएबल, N मतलब नंबर, T फॉर टेंडम, R फॉर रिपीट्स। वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। नेक्स्ट है RELP। तो इसका फुल फॉर्म होगा रेस्ट्रिक्शन लेंथ पॉलीमॉर्फोज। जो है RELP कहने का मतलब रेस्ट्रिक्शन, RE नॉट EF, RFLP कहने का मतलब रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। R मतलब रेस्ट्रिक्शन, F मतलब फ्रैगमेंट, L मतलब लेंथ और P मतलब पॉलीमॉर्फिज्म। रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। नेक्स्ट टर्म है RAPDS, मतलब RAPDS कहने का मतलब रेस्ट्रिक्शन एम्प्लीफाइड पॉलीमॉर्फिक DNA। तो हम कह सकते हैं RAPDS। तो ये कुछ फुल फॉर्म है, इनको हमको याद रखना पड़ेगा। तो ये बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। तो इस तरह से EFB, CCMB, PCR, RDT, VNTR, RFLP रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, और नेक्स्ट टर्म है RAPDS। तो इस तरह से हम लोग थोड़ा सा बायोटेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन शुरू किए हैं। अब हम लोग सीखने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी का डिफिनेशन और बायोटेक्नोलॉजी के ब्रांचेज के बारे में हम सीखने वाले हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी
यह एक तरह का मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। तो दिस इज द मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। तो बायोटेक्नोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो बायोटेक्नोलॉजी को दो भाग में बांटा गया है। एक ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी है और दूसरा मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है। ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी मतलब 1970 के पहले का जो बायोटेक्नोलॉजी था उसको हम कहते हैं ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी, और 1970 के बाद का जो बायोटेक्नोलॉजी डेवलप हुआ उसको हम कहते हैं मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। तो जो है अगर हम ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें जैसे अल्कोहल वगैरह बनाए जाते थे, जो है अल्कोहल चीज ये सब जो बनने के मेथड थे ये ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी के थे। अगर हम बायोटेक्नोलॉजी के स्कोप की बात करें तो इसका स्कोप बहुत बृहद है, बहुत ज्यादा स्कोप है। तो इसका स्कोप रिसर्च के फील्ड में है, इसका स्कोप एजुकेशन या जो है टीचिंग के फील्ड में है, इसका स्कोप फूड इंडस्ट्री में है, इसका स्कोप कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में है, इसका स्कोप फार्मास्यूटिकल्स में है। तरह तरह के फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी का स्कोप है। तो अगर हम प्रोडक्ट की बात करते हैं तो बहुत सारे प्रोडक्ट बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा बनाए जाते हैं। जैसे हम बात कर लेते हैं अल्कोहल, जैसे वाइन या अल्कोहल, जैसे चीज की हम बात कर ले, एंटीबायोटिक्स की हम बात कर लें, जैसे वैक्सीन की हम बात कर लें। बहुत सारे ऐसे रेमेडीज हैं जो बायोटेक्नोलॉजी के सहायता से बनाए जाते हैं। इन सब पर डिटेल हम लोग चर्चा करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।